हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री BDS महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए हम आपको लेके चलते हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर के सब्जेक्ट मैथ में, जिसका प्रकरण है 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा और मौसा ज्ञात करना। इससे पहले की अन्य 2 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है लसा निकालने की विधियां और कुछ उनके एग्जाम्पल भी। आज हमें सीखना है मौसा निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आइए देखते हैं मौसा निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मौसा निकालने की जो विधि है, पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि और तीसरी विधि है अपवर्तक विधि। तो आइए हम जानते हैं अब कि अभाज्य गुणनखंड विधि किसको कहते हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किस प्रकार से हम संख्याओं का मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली जो विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आइए हम अभाज्य गुणनखंड विधि के ऊपर चर्चा करते हैं। यानी जो हमारी पहली विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसके पहले वाली आपको अगली वीडियो में यानी पार्ट 1 और 2 में अभाज्य से संबंधित कि अभाज्य किसको कहा जाता है ये भी बता दिए हैं और गुणनखंड किसको कहा जाता है ये भी बता दिए हैं। जिसको ये समझ में ना आया होगा मेरी पहली की वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अब आप ये समझ गए कि जिसके गुणनखंड अभाज्य हो वह विधि अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। इस अभाज्य गुणनखंड विधि के 3 प्रमुख चरण होते हैं, या कह सकते हैं कि इस अभाज्य गुणनखंड विधि के 3 चरण होते हैं, जिस चरणों का अनुकरण कर हम इस विधि के द्वारा मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से वो 3 चरण हैं। तो इसमें पहला चरण ये कहता है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं, यानी दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरा चरण ये कहता है कि गुणनखंडों को उनकी घातों के रूप में लिखना। और तीसरा चरण ये कहता है इस विधि का, अभाज्य गुणनखंड विधि का, कि न्यूनतम उभयनिष्ठ संख्याओं या न्यूनतम उभयनिष्ठ घातों वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर मौसा ज्ञात करना। ये 3 चरण है, अभाज्य गुणनखंड विधि के। पहला चरण ये कहता है कि जो भी दी गई संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाए। दूसरा चरण ये कहता है कि गुणनखंडों को उनकी घातों के रूप में लिखा जाए। और तीसरा चरण ये कहता है कि न्यूनतम उभयनिष्ठ घात वाली जो संख्या होंगी उन संख्याओं का आपस में गुणा कर मौसा ज्ञात कर लिया जाए। तो ये जो 3 चरण है वो ये दर्शाते हैं कि इन विधि के या इन चरणों को फॉलो कर हम मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उस एग्जाम्पल को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका मौसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक थोड़ा सा इसको देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है और आप लोगों के एग्जाम में इस विधि को पूछा जाता है कि इस विधि के द्वारा मौसा या फिर लसा ज्ञात करिए। तो देखिए पहला हमारा जो इसमें पहली उदाहरण दे दिए। जैसे पहला उदाहरण इस तरह से आ जाएगा 36, 40 और 126। यानी ये हमारी संख्या आ गई 36, 40 और 126। और इसका ये कह दें आप लोगों से कि 36, 40,
126 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसा ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे, पहले ये चरणों का, ये जो 3 चरण है इसका अनुकरण हम करेंगे। तो चलिए 3 चरणों का अनुकरण करते हैं। देखिए यहाँ पर 36 हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ पर 126 हो गया। तो इन तीनों चरणों का हम अनुकरण कर रहे हैं। तो तीनों चरणों का अनुकरण कर रहे हैं। तो पहला चरण ये कह रहा है कि दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए 36 का 2 दूनी के 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद 40 का अब हम अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, यानी अभाज्य का मतलब कि ये जो संख्या होनी चाहिए अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य, बिना अभाज्य के इसका गुणनखंड नहीं, क्योंकि नाम ही है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका करेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 बचे 40। ये भी जो गुणनखंड सारे हुए वो अभाज्य गुणनखंड ही हुए। इसके बाद 126, तो ये जो हमारा 126 है इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो देखिए इसका करेंगे 2 के 6, 6 3 18 और 18 सते 126, यानी इन सब का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर लिए। यानी 36 का भी अभाज्य गुणनखंड, 40 का भी अभाज्य गुणनखंड और 126 का भी अभाज्य गुणनखंड हम आप लोगों के सामने ज्ञात कर दिए। दूसरा चरण इसका ये कहता है, इन विधि का दूसरा चरण, जैसे इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं जगह के लिए, जगह के वजह से इसको थोड़ा सा हम पॉइंट को हटा रहे हैं। दूसरा चरण ये कहता है कि गुणनखंडों को उनकी घातों के रूप में लिखा जाए। तो इनको पहले गुणनखंड यानी 2, यहाँ 2 2 है, इसका मतलब 2 का पावर 2 और यहाँ पर गुणे 3 का पावर 2, यानी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ भी 3 का पावर 2 होगा, यहाँ भी 2 का पावर 2, इसका यहाँ कर सकते हैं 2 का पावर 3 और गुणे 5 का पावर 1 कर सकते हैं। और इसको कर सकते हैं 2 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 7 का पावर 1। यानी इन गुणनखंडों को हम इनके घातों के रूप में क्या किए, लिख दिए। घातों के रूप में क्या किए, लिख दिए। और तीसरा चरण ये कहता है कि जो न्यूनतम घात वाली संख्या होगी, यानी जो कम से कम घात वाली संख्या होगी वो भी कौन सी, उभयनिष्ठ, यानी इन तीनों में सम्मिलित होने वाली होगी, वही हमारा मौसा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे तीसरा चरण मौसा के बराबर। तो मौसा क्या है, ये 2 उभयनिष्ठ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसके बाद 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 3 सारे में उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ 5 है लेकिन अन्य सभी में 5 नहीं है। यहाँ 7 है लेकिन अन्य सभी में 7 नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ है वो 2 है और 2 का न्यूनतम, सबसे न्यूनतम घात कितना है, 1 है, 2 का है। तो 2 का पावर 1 बराबर 2 और यही 2 हमारा क्या होगा दोस्तों, मौसा हो जाएगा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रही अभाज्य गुणनखंड विधि। आइए एक और उदाहरण हम अभाज्य गुणनखंड का आप लोगों के सामने रखते हैं। इसको आप लोग वीडियो रोककर स्वयं बनाने की कोशिश करिएगा। तो आइए अब इसको हटा दे रहे हैं हम आप लोगों के सामने से, क्योंकि अब हमें ये उम्मीद हो गई है कि इतना आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम आप लोगों के सामने ये दे रहे हैं, जैसे कि ये हमारा अगला उदाहरण है, 18 है, 24 है और 72 है। 18, 24 और 72। तो 18, 24, 72 का आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ से 2 3 6 और 6 3 18, इसको हम कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। दूसरा 24 को हम कर सकते हैं 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 और 8 तरीके 24, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, अभाज्य गुणनखंड हो गया। और इसको भी 72 को हम करेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तरीके 24 और 24 यहाँ 72। ये अभाज्य गुणनखंड सारे का हो गया। अब दूसरा चरण ये कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि का कि इनको इनकी अधिकतम घात के रूप में लिखा जाए, यानी इनको घात के रूप में लिखा जाए। तो यहाँ 2 का पावर 1 गुणे यहाँ 3 का पावर 2 कर सकते हैं। इसके लिए इतना, क्योंकि यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और गुणे 3 का पावर
1 और यहाँ कर सकते हैं, देखिए 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2। अब तीसरा, ये दूसरे चरण में हम करते हैं कि इनको घात के रूप में लिख दिए। तीसरा चरण अब मौसा निकालने का है। तो मौसा अब क्या होगा हमारा, तो जो मौसा होगा हमारा, कहे कि न्यूनतम उभयनिष्ठ घातों का आपस, घात वाली संख्याओं का आपस में गुणा। तो न्यूनतम यहाँ कितना है, 2 का पावर 1 है और यहाँ तीनों में उभयनिष्ठ है। चूंकि ये 2 जो है तीनों में उभयनिष्ठ है, तो इनका न्यूनतम कौन सा उभयनिष्ठ है, 2 का पावर 1। और यहाँ भी तीनों में उभयनिष्ठ है, गुणे 3 का पावर 1, क्योंकि यहाँ भी न्यूनतम लेना है। तो 2 का पावर 1 2 और 3 का पावर 1 ये 3 और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 और यही जो 6 होगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यही जो 6 है वो क्या होगा, मौसा होगा। क्या होगा दोस्तों, मौसा होगा। तो ये रही अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मौसा ज्ञात करना। अगला, अब हमारी अगली जो विधि है वो भाग विधि है। आइए हम जानते हैं कि भाग विधि के माध्यम से किस प्रकार से हम मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए भाग विधि, अगली जो हमारी विधि है वो आप लोगों के सामने क्रम बाय क्रम हम प्रस्तुत करेंगे। ये है भाग विधि और कहा जाए कि भाग विधि के द्वारा मौसा ज्ञात करिए। तो भाग विधि के द्वारा हम किस प्रकार से मौसा ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा आसान है। ये सबसे आसान है और आज तक प्रचलन में भी है, इसलिए ये इसको सभी लोग जानते होंगे। भाग विधि के द्वारा किस प्रकार से मौसा, तो जैसे मान लीजिए कि संख्या हमारी दे दी गई है ऐसे 144, इसके बाद दूसरी जो है वो दूसरी जो संख्या मान लीजिए कि जैसे भाग विधि है, तो भाग विधि के द्वारा किस प्रकार से हम मौसा ज्ञात कर सकते हैं, या इसको भाग विधि के द्वारा मौसा निकालने के लिए हम किन किन चरणों का अनुकरण करेंगे वो आप लोगों के सामने। जैसे कि मान लीजिए कि संख्या दे दिया गया 144, 144 के बाद जो हमारा अगली संख्या है 180 और 180 के बाद अगली जो संख्या है 192 है। यानी अब ये कह दे कि इन संख्याओं का भाग विधि के माध्यम से मौसा ज्ञात करिए। तो भाग विधि के द्वारा मौसा ज्ञात करने के लिए हमें कुछ शर्तों का, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना होता है। तो आइए देते हैं, जैसे ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी। तो दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे इस तरह से 144। तो अब यहाँ एक बार करेंगे 144 होगा, यहाँ पर घटेगा, यहाँ ये दे देगा 6, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, या 7 में से 3, ये खत्म हो गया। अब जो शेष बच गया उसी शेष से हम इसमें भाग देते हैं 144। तो जब 144 में भाग देंगे तो 36 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी देखिए 4 छके 24 और 4 दिया 12 2 14, 144। यानी ये 144 क्या हो गया, कट गया। फिर अब इसी 36 से हम 192 में भाग देंगे। तो 36 से ही 192 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 192 से भाग दे दिए, यानी अब 36 से हम 192 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार देंगे तो ये हो जाएगा 5 छके 30 और 5 दिया 15 3 18, 36 बचे 180 और ये 180 यहाँ से घटा दिए तो ये होगा 2, ये होगा 1, 12 बच गया। और 12 का 36 में अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 12 दिया 36, तो 36 कट गया। यानी जिस संख्या से पूरी संख्या डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या होगा, मौसा होगा। तो यहाँ 12 से पूरा संख्या डिवाइड हो रहा है 12 से, तो मौसा बराबर जो होगा, मौसा बराबर ये होगा 12। यानी हमारा जो अब मौसा आ गया वो कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये रही भाग विधि। यानी इस भाग विधि के द्वारा हम मौसा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आइए भाग विधि का एक और उदाहरण हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से भाग विधि के द्वारा हम मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग ये देखिए, जैसे हमारे पास ये छोटा उदाहरण हो जाए
जैसे मान लीजिए कि एक 10 हो जाए, एक 20 हो जाए और एक 30 हो जाए, और कहे कि इसका भाग विधि के द्वारा मौसा निकालिए, तो हम सबसे पहले पहली संख्या से दूसरी संख्या में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी 2 बार में जाएगा, 10 दूनी के 20, ये काट देगा। फिर इसी 10 से 30 में देंगे, तो 30 यहाँ हो गया, ये 10 हो गया, यानी 3 बार में 30 को भी 10 काट दिया। तो जो संख्या सारी संख्याओं को डिवाइड करेगी वही क्या होगी, मौसा होगी। तो यहाँ लिखेंगे मौसा बराबर 10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम ये समझ रहे हैं कि भाग विधि में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, भाग विधि से मौसा सभी लोग आसानी से निकाल लेते हैं। और ये भाग विधि से मौसा निकालने की कुछ एग्जाम्पल थे, तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग भाग विधि से मौसा निकालिएगा। अब अगली जो विधि है, हम आप लोगों के सामने उस विधि का वर्णन करने जा रहे हैं कि अगली विधि जो हमारी है वो क्या है। तो अगले नंबर की जो तीसरी विधि है वो अपवर्तक विधि है। ये अपवर्तक विधि कौन सी विधि है, तो अपवर्तक विधि को हम गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। ये अपवर्तक विधि ही गुणनखंड विधि कहलाती है। तो अब मान लीजिए कि कुछ संख्याएं दी गई हों और कहें कि संख्याओं का अपवर्तक विधि के माध्यम से आप लोग मौसा ज्ञात करिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये संख्याएं हैं, 12 है, 15 है और 18 है। अब यहाँ पे कि 12, 15 और 18 का अपवर्तक विधि के माध्यम से मौसा ज्ञात करिए। तो इसका 12 का अपवर्तक निकालेंगे, तो 12 का अपवर्तक सबसे पहले 1 होगा, क्योंकि एक सारी संख्याओं का अपवर्तक यानी गुणनखंड होता है। इसके बाद प्रत्येक संख्या स्वयं भी अपना क्या होती है, गुणनखंड होती है। इसके बाद देखेंगे और कौन सी संख्या है जिससे 12 कटेगा, तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, इसके बाद डायरेक्ट 12 से। तो ये हो गया हमारा अपवर्तक। दूसरा हो गया इसमें 1, इसका निकालेंगे और कुल 15 हो गया। इसके बाद हो गया हमारा 3, इसके बाद हो गया 5, यानी 1, 3, 5 और 15। इसके बाद 18 में देखें तो 1 हो गया और खुद ये 18 हो गया। इसके बाद 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, इसके बाद 6 हो गया, इसके बाद 9 हो गया और खुद 18, यानी इतना हो गया। तो ये अपवर्तक यानी 12, 15 और 18 के हमने अपवर्तक निकाल लिए आपके सामने। अब मौसा निकालने के लिए बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि किस बात से या किस प्रकार से हम मौसा ज्ञात करेंगे। तो मौसा का अर्थ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। लेकिन क्या इसमें अब उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है, तो देखेंगे उभयनिष्ठ बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ एक सारे में उभयनिष्ठ है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद 6, 15, 9, 18, यानी 3 ही बड़ी से बड़ी संख्या है जो सारे में उभयनिष्ठ है, और यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। और ये 3 हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। यानी मौसा बराबर जो आ गया अपवर्तक विधि से वो 3 आ गया। क्यों 3 आ गया कि बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ संख्या ही मौसा कहलाएगी अपवर्तक विधि के द्वारा। तो 3, 3, 3, ये 3, 3 और 3 उभयनिष्ठ है, इससे बड़ा इसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है इसके अपवर्तक में, इसलिए 3 ही इन 12, 15 और 18 का मौसा कहलाएगा। आइए अगला हम आप लोगों के सामने एग्जाम्पल एक प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि अपवर्तक विधि और आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो अगली मान लीजिए कि हमारी जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, पहला है 10, दूसरा है 15 और तीसरा जो है वो है 20। 10, 15 और 20। तो आइए हम देखते हैं 10, 15 और 20 का किस प्रकार से अपवर्तक विधि से हम मौसा निकालते हैं। तो ये देखिए 1 हो गया इसका अपवर्तक, फिर 2 हो गया इसका अपवर्तक, फिर 5 हो गया इसका अपवर्तक और फिर खुद 10 हो गया इसका अपवर्तक। यहाँ भी 1 हो गया,
3 हो गया, 5 हो गया और खुद 15 हो गया। यहाँ देखेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 और यहाँ फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 के बाद 10 हो गया और 10 के बाद खुद 20 हो गया। तो ये 10, 15 और 20 के हमने अपवर्तक निकाल दिए। अब हमें तीसरा चरण में ये ज्ञात करना है, यानी अगला हमें ये ज्ञात करना है मौसा निकालने के लिए कि जो मौसा है हमारा, मौसा बराबर क्या होगा। तो जो मौसा है वो उभयनिष्ठ बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, एक सारे में उभयनिष्ठ है, ये छोटा है, फिर 2 सारे में उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। 3 देखेंगे, 3 भी सब में नहीं है। 5 देखेंगे तो 5 जो है सारे में उभयनिष्ठ है। इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सारे में उभयनिष्ठ है, तो यही 5 हमारा मौसा होगा और ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये 5 हमारा होगा आंसर। तो ये रहे अपवर्तक विधि के माध्यम से मौसा ज्ञात करने की कला या मौसा ज्ञात करने की विधि। अगला एक सवाल है आप लोगों के सामने मौसा का, यानी मौसा का ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको हम हटा रहे हैं और अगला सवाल आप लोगों के सामने लिख रहे हैं। जैसे अगला सवाल ये कहता है अगला सवाल ये कह सकता है, जैसे कि मान लीजिए कहे कि ये 5, 15 और 25 के मौसा ज्ञात करिए। 5, 15 और 25 के मौसा ज्ञात कीजिए। तो अगर किसी भी विधि से कहे, यहाँ विधि का नाम न कहे कि 5, 15 और 25 का कैसे मौसा ज्ञात करना है, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। या तो एक आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कर सकते हैं, या फिर भाग विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर अपवर्त्य विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हम 5, 15 और 25 का मौसा किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर अपवर्त्य ही लिखे 5, 15 और 25 का, तो अपवर्तक विधि से हम निकालें तो ये होगा 1, ये होगा 5। इसका करेंगे तो ये होगा 1, ये होगा, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद कुल 15। इसका अपवर्तक निकालेंगे तो 1 होगा, इसके बाद 5 होगा और इसके बाद कुल 25 होगा। तो बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ हम देखेंगे तो बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ ये 5 है। तो बड़ा से बड़ा जो उभयनिष्ठ 5 है यही हमारा मौसा का होगा 5 होगा, यानी ये हमारा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में आपको लेकर आएंगे मौसा और लौसा से संबंधित कुछ प्रमुख सवाल जो आप लोगों को आपके एग्जाम में सहायता प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।